हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो मैंने बहुत दिनों से ट्राई किया करता था कि मैं भी क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यूट्यूब पर अपलोड करूँ। तो फाइनली आज मैंने अपलोड करने जा रहा हूँ। तो फाइनली मैंने ये फ़ैसला लिया कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पर डालना ही है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव को देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेरा, प्रकाश गमन करती है। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकाश किस रेखा पर गमन करती है। तो प्रकाश जो है बच्चों, प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है। अगर कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्रकाश किस रेखा पे गमन करती है या फिर प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो चलते हैं अब हम लोग अगली ऑब्जेक्टिव की ओर। अगली ऑब्जेक्टिव का दूसरा है कि प्रकाश एक प्रकार का है। तो प्रकाश एक प्रकार का है, क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि सूर्य की जो प्रकाश होती है वो कितनी होती है, लगभग कितनी होती है। तो सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड। अगर ये ऐसा रहे कि अगर किलोमीटर पर सेकेंड रहे तो 3 गुना 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ऐसे 3 गुना 8 किलोमीटर पर सेकेंड। चलते हैं हम लोग अगली ऑब्जेक्टिव की और। अगला क्वेश्चन नंबर है 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की गति की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश की गति का खोज सबसे पहले रोमर ने की थी। किसने की थी? प्रकाश की गति का खोज सबसे पहले रोमर ने की थी। किसने की थी? प्रकाश की गति का खोज सबसे पहले रोमर ने की थी। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग फिर अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम। अब हम लोग चलते हैं अगली ऑब्जेक्टिव की ओर। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? सबसे पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर प्रकाश के परावर्तन में ये एक रेखा है, इसमें मान लिया जाए कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन में इस जगह पर बीच पे एक अभिलंब होता है। तो अभिलंब और इसे कहते हैं हम आपतित किरण, और इसे कहते हैं जाने वाला को परावर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। क्या होते हैं? समान या फिर बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समान या फिर बराबर होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो अगर क्लास अगर आप लोगों की अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आज से रोज़ अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग आके ज़रूर देखिएगा एक बार। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? यानी कि उत्तल लेंस को और किस नामों से जाना जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अभिसारी, इसलिए अभिसारी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि ये हर एक किरण को एक जगह एब्जॉर्व करता है, यानी कि एक जगह आकर्षित, एक जगह जाके जमा करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। चलते हैं अब हम अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो केवल वास्तविक, केवल काल्पनिक, केवल वास्तविक या फिर केवल काल्पनिक? नहीं, वास्तविक काल्पनिक नहीं, वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा हो सकता है? काल्पनिक भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है वो क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन। अब है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, परावर्तित किरण
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। यानी कि परावर्तित किरण, अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये क्या होता है, एक प्लेन है, दर्पण है, और इस पे एक ये होता है आने वाला आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो इसके बीच में क्या होता है, एक अभिलंब पाया जाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपनी अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समतल दर्पण की विशेषताएं नहीं है। यानी कि समतल दर्पण की विशेषताएं कौन नहीं है। तो पढ़ते हैं हम लोग पहले ऑप्शन। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर एक क्या कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सही है, ये क्या है, सही है। प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या कहते हैं, दर्पण के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला है मतलब ये कि मेरा हमारा 2 कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का समान होता है। ये भी सही है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का क्या होता है, समान होता है। तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। नहीं, ये वास्तविक नहीं बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो कौन विशेषता नहीं है, हमारा सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी। तो हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम और अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यानी कि गोले दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो मतलब फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि ये मेरा क्या है, गोले दर्पण है। गोले दर्पण में एक यह क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। गोले दर्पण के मुख्य क्या होता है, ये अक्ष। तो मेरा अगर यहाँ पे एफ होता है यानी कि फोकस होता है, तो यहाँ क्या होता है मेरा सी। यानी कि मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की कितना होती है, 2 गुनी होती है, 2 गुनी। अगर हम फोकस की बात करें तो मतलब जो क्या होता है, f बराबर r/2। क्या होगा, f बराबर r/2। यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो हमारा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है, आधी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम और अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है, यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यानी कि ये मेरा मतलब गोली दर्पण है। गोली दर्पण मतलब कि ये है मेरा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की अगर कोई समांतर जाती है तो वो मतलब दर्पण के परावर्तन के बाद किस सतह से या फिर किस स्थान से होकर जाती है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कहाँ से अगर समांतर जाती है इसकी, तो फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से। यानी कि हमारा बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, तो चलते हैं हम लोग और अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। यानी कि अगर ये रहा मेरा एक अवतल दर्पण में ये क्या होता है, मुख्य अक्ष। यानी कि अवतल दर्पण हम इसके बाहरी सतह को स्थित कर क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। तो अवतल दर्पण में ये मेरा क्या हो गया, मान लीजिए फोकस, और ये क्या हो गया मेरा सी यानी कि वक्रता त्रिज्या। अगर फोकस और ध्रुव के बीच अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब मेरे प्यारे वस्तु कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। कहाँ पर, यानी अनंत पर, हाँ अनंत पर नहीं बनता है, ये गलती हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी। तो कहाँ पर बनता है, अभी हम लोग फिर से बनाते हैं इसे, रुक एक सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया मेरा एफ यानी कि फोकस, और ये क्या हो गया सी। अगर ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। याद रखिएगा, ठीक है। और बड़ा भी बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस स्थान पर रखा जाता है। यानी कि ये मेरा क्या है, अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण के बाहरी सतह को स्थित कर क्या बनाया जाता है, मतलब गोली दर्पण के बाहरी सतह को स्थित कर क्या बनाया जाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का ये क्या हो जाता है, मेरा फोकस, मुख्य फोकस, और ये क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या। जब हमें मतलब अगर वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है तो हम उसे कहाँ पर रखते हैं, दर्पण वक्रता केंद्र पर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर। जब हम
समवक्रता केंद्र पर अपनी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान आकार का बनता है। कैसा बनता है? समान आकार का। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। समान आकार का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहता है, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा, जब वस्तु अगर अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनंत पर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि जब हमारा वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा? अगर अवतल दर्पण में किस स्थान पर बनेगा तो वो स्थान हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कि अनंत पर रहे तो फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर रहता है तो कहाँ पर बनता है? फोकस पर। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अवतल दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस स्थान पर रखा जाता है? वस्तु को किस स्थान पर रखा जाता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हमें अवतल दर्पण में वस्तु का अगर काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, ऐसे तो अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पर वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वो है क्या है मेरा? एफ, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस को पी से सूचित करते हैं, तो फोकस और ध्रुव के बीच अगर वस्तु रहे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक। तो कहाँ वो क्या है मेरा? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो काल्पनिक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से भी प्राप्त होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण से भी प्राप्त होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि सभी, यानी कि तीनों में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नंबर चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगले जाने से पहले मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्रकाश के मतलब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम ही होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। नंबर चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 22। क्वेश्चन नंबर कितना है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब रेखा अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? अगर समांतर आपतित तो मतलब जैसे ये मेरा क्या है? अवतल दर्पण बाहरी सतह को रस्तित कर या फिर पेंट कर क्या बनाया जाता है हमारा? मतलब जैसे कि गोले दर्पण के बाहरी सतह को रस्तित कर अवतल दर्पण बनाया जाता है। तो यदि अगर कोई रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। गोली दर्पण के बाहरी सतह को रचित कर कौन सा दर्पण बनाया जाता है? गोली दर्पन के बाहरी सतह को रचित कर कौन सा दर्पण बनाया? अभी जस्ट मैंने बताया और बताता आ रहा हूँ कि जैसे मेरा ये क्या होता है? मेरा ये प्लेन मतलब जो कि गोली दर्पण के बाहरी सतह को जब रचित किया जाता है तो उससे क्या बनता है हमारा? गोली दर्पण से क्या मतलब बाहरी सतह को रचित करके अवतल दर्पण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अवतल दर्पण बनाया जाता है। अवतल दर्पण बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब अगली क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि गोली दर्पण के भीतरी सतह को रचित कर क्या बनाया जाता है? जैसे अगर बोला जाए कि अगर गोली दर्पण के बाहरी सतह को रचित कर क्या बनाया जाता है तो अवतल दर्पण। क्या बनाया जाता है? अवतल दर्पण। अगर गोली दर्पण के भीतरी सतह को रचित कर क्या बनाया जाता है तो उत्तल दर्पण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? उत्तल दर्पण बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण बनाया जाता है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर और आज का ये हमारा क्या है? आखिरी क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन
क्या है? तो अंतिम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि उत्तल दर्पण द्वारा हम बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए है कि वास्तविक और उल्टा तथा बड़ा नहीं। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। आभासी सीधा तथा बड़ा नहीं। आभासी जब बनता है तो इसमें बड़ा नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जैसे आभासी सीधा तथा छोटा। यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी सीधा तथा छोटा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बताइएगा आप लोग कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को जिस टॉपिक पर क्वेश्चन मतलब है कि बनवाना हो या फिर जिस टॉपिक पर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर बना के दूंगा, ठीक है। तो अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब हम लोग, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।